हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए ले करके हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 5th और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो आज हम जो है 5वें प्रैक्टिस टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बेस्ड होंगे रीजनिंग के। अभी तक जो है हम लोग 4 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना, पार्ट वाइज। ठीक है, एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया गया, 11 से 12 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो पूरा जो आपका 25 क्वेश्चन का जो आपका पूरा सेट है, ठीक है ना, क्वेश्चनों का, ठीक है, उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अर्थात आपका क्वेश्चन भी तैयार और आपका टॉपिक भी तैयार। ठीक है ना, दोनों चीजें हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कम समय में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने उन चारों प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व नहीं किया तो वो जरूर उनका सलूशन देखें, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि रीजनिंग की जब बात आती है तो मैं हर बार बात आपसे यही कहता हूं कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग बहुत आसान है। बस इसलिए कि जो है जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रीजनिंग कुछ नया लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं है सब वही, उससे बाहर कुछ नहीं है सारा कुछ वही। लेकिन आपने उसको पहली बार ऐसा देखा कि भाई यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, यहां से जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको नया लग रहा है कि हाँ भाई ये तो एकदम नया है। तो और बाकी आप टॉपिक उठा के देखिए तो हर टॉपिक आपको जो आपने पहले कहीं पढ़ रखा है, चाहे वो आपका कोडिंग, अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है शुरुआत में, ठीक है ना, तो सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो बात होती है अल्फाबेट की। अल्फाबेट सबको आता है, अल्फाबेट आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, ABCD। लेकिन अब बात किसकी होती है? अल्फाबेट के साथ साथ उसके कोड की भी बात होती है। अर्थात अब हमें अल्फाबेट का कोड भी लर्न होना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया अभी A के बाद B आएगा तो A का कोड 1 हो गया, B का 2 हो गया, टोटल आपके 26 लेटर हो गए। डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन टेस्ट की बात आती है, भाई 4 डायरेक्शन में होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जो आप सबको पता है। ब्लड रिलेशन की बात हो तो रिलेशन वही है जो हमारे एक पारिवारिक रिलेशन होते हैं, हमारे पिता कौन है, हमारी माँ कौन है, ठीक है, चाचा कौन है, चाची कौन है, बुआ कौन है, फूफा कौन है, सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना। हमारा कजिन ब्रदर कौन है, कजिन सिस्टर कौन है, ठीक है ना, हमारा ब्रदर सिस्टर कौन, सारी चीजें आप जानते हैं। तो चीजें वही हैं, लेकिन बस उनको क्वेश्चन के तरीके से पूछा गया तो आपको वहां पर उन चीजों को समझना है कि भाई है क्या ये, ठीक है ना, पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप विश्वास मानिए आपको आंसर देने में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 2 सेकंड। केवल बात आती है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और अगर ये चीज हम समझ गए क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है तो आपको आंसर देने में रीजनिंग बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसलिए रीजनिंग केवल एक लॉजिक है, जो आप सोचते हैं, ठीक है ना, वो आपका जो थिंकिंग है वो रीजनिंग है। रीजनिंग एग्जाम में क्यों आती है? आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए। आपका IQ लेवल कितना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आपसे कोई चीज पूछी जा रही है तो आप उसको जो है समझ करके, सुन करके आंसर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सिंपल चीज पूछी गई आप उसका आंसर ही नहीं दे पा रहे, फिर आपका IQ लेवल ही बहुत अच्छा नहीं है। तो उसको IQ लेवल को चेक करने के लिए कि भाई हाँ आपने जो है बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, इसका मतलब आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, आप आगे और अच्छा कर पाएंगे। तो रीजनिंग इसीलिए आती है कि आपका IQ लेवल चेक हो सके, ठीक है ना। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको लगेगा यार ये तो मुझसे बनता है, ये तो मुझसे आता है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं रीजनिंग में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है। जैसे हम पजल की बात करें, एक टॉपिक पजल होता है जिसे हम पहेली कहते हैं। अब पजल जो है, पजल में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा देखने को मिलता है लेकिन होता बहुत आसान है। पजल भाई एक पहेली है, आपको बहुत सारी बातें बता दी गई एक साथ, उनको जो है आपको क्या करना है, अलग अलग करके पूरा का पूरा उसको सॉल्व करना है। तो पजल में भी एक चीज याद रखना, पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं
तो पजल में आपको क्या याद रखना, जितनी बड़ी पजल होगी उतना आसान होगा उसको करना। बहुत बड़ा क्वेश्चन देख करके हम डर जाते हैं, सर इसको तो अब स्किप कर देंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक पेज का तो पूरा का पूरा वहां पे स्टेटमेंट दिया गया था, पूरा का पूरा उसमें बताया गया था। तो भाई वो एक पेज का, भाई एक चीज सोचो, अगर किसी चीज के बारे में आप ज्यादा किसी से बताते हैं कि ऐसा हुआ, मैं यहाँ गया, फिर मैं वहां से आया, तो आपको टाइम लगेगा। भाई एक एक पॉइंट आप लिख रहे हैं ना, तो जब एक एक पॉइंट आप लिख रहे हैं तो आपको जो है ज्यादा, जब वो सामने वाला पढ़ेगा उसका लगेगा तो बहुत सारा लिखा हुआ है यार, लेकिन आपने उसमें एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ, इसलिए जितनी ज्यादा बड़ी पजल होगी उतनी आसान होगी। अगर छोटे कम शब्दों में लिखा जाएगा तो भाई आपने बातें कम बताई होंगी, इसलिए वो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको उसको जो है आसानी से पहले पढ़ना है, समझना है, और फिर आप खुद देखेंगे कितनी आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास ये बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है ना, और रीड करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना, इंग्लिश में है पहले, बाद में हिंदी में है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को, ठीक है, दोनों में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 5, ठीक है ना, तो ये जो आपका डायरेक्शन है ये 1 to 5th क्वेश्चन तक के लिए है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को पढ़ते हैं, फिर इसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम सबके आंसर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जानकारी क्या दी गई है कि देयर आर 5 पर्सन P, Q, R, S and T, 1 is a footballer, 1 is a cricketer and 1 a table tennis player। आगे दिया गया है कि P and S are unmarried ladies and do not take part in any game. None of the ladies play football or cricket. There is a married couple in which T is a husband. Q is the brother of R and Q is neither a cricketer nor a table tennis player। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में है कि 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T हैं, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर है और एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। P और S अविवाहित महिलाएं हैं और किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। कोई भी महिला फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलती है। P एक विवाहित युगल है जिसमें T एक पति है, Q R का भाई है और Q ना तो क्रिकेटर है और ना ही टेबल टेनिस खिलाड़ी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द फुटबॉलर, फुटबॉलर कौन है। तो अब देखिए एक छोटी सी आपसे पजल पूछी गई है, ठीक है ना। अब ये पजल की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें 5 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S और T हैं और इसमें 3 गेम खेलने वाले हैं, एक क्रिकेटर है, एक फुटबॉलर है और एक टेबल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो अगर देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में देखो कौन कौन दिया गया है, P दिया गया है, P, Q, R और फिर S और फिर दिया गया है T, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गए पर्सन, ये तो हो गए पर्सन, इनका जो है गेम भी होगा भाई, कुछ इनका गेम भी है, इनका जेंडर भी है, जेंडर की बात भी हो रही है, जेंडर की बात भी हो रही है भाई, कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है ना, ये भी तो बात हो रही है, ठीक है ना। और इनके रिलेशन की बात भी हो रही है, और इनके रिलेशन की बात भी हो रही है, ठीक है ना। रिलेशन, रिलेशनशिप जो है, रिलेशन की बात भी हो रही है, कौन किस से क्या रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको हमने अलग अलग कर ली, फिर इस प्रकार से सबको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। हमने एक टेबल बना ली, इस टेबल में हमें क्या क्या जानकारी चाहिए,
तो आपने कहा जानकारी इसमें ये दी गई, पहले तो आपके 5 व्यक्ति दिए गए हैं, PQRST हमने लिख दिया। इसमें किसकी किसकी जानकारी है, गेम की जानकारी दी गई है, जेंडर की जानकारी दी गई है और रिलेशन की जानकारी दी गई है, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते इसमें दिया गया है आपका कि P and S आर अनमैरिड लेडीज एंड डू नॉट टेक पार्ट इन एनी गेम। तो P और S जो है 2 अविवाहित महिलाएं हैं और ये किसी भी खेल में भाग नहीं लेती। तो इनका जेंडर तो आपको क्लियर है, यहां से इनके जेंडर की अगर बात करें तो P का भी जेंडर क्या है, माइनस, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, तो मेल के लिए हम प्लस सिंबल का प्रयोग करते हैं और फीमेल के लिए हम जो है माइनस सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये जो पजल है वो आपकी ब्लड रिलेशन पर आधारित है, ठीक है ना। तो मेल के लिए क्या लगाएंगे प्लस, फीमेल के लिए क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो साफ कहा गया कि P और S अविवाहित महिलाएं हैं, तो P का भी जेंडर माइनस है और S का भी जेंडर माइनस है, दोनों फीमेल हैं, ठीक है। और ये किसी भी गेम में भाग नहीं लेती, मतलब यहां भी क्रॉस और यहां भी क्रॉस, ये दोनों गेम नहीं खेलती, ठीक है ना। अब देखो 3 पर्सन आपके पास बचे, Q, R और T। कौन कौन बचा, Q बचा, R बचा और T बचा। 3 गेम है आपके पास, एक जो है देखो फुटबॉलर है, एक क्रिकेटर है और एक टेबल टेनिस प्लेयर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे जरा पढ़ते देखो क्या दिया गया है, नन ऑफ द लेडीज प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। तो कोई भी महिला फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक है ना, कोई भी महिला। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो अभी हमें नहीं क्लियर कि Q, R और T में कौन महिला है, लेकिन ये क्लियर है कि जो महिला है वो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलती। तो जो महिला होगी वो क्या खेलेगी, टेबल टेनिस खेलेगी, क्योंकि 3 ही गेम हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो जब वो है फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलती तो टेबल टेनिस खेलेगी, ठीक है। अब लेकिन हमें अभी क्लियर है कि भाई इन तीनों में आपका जो है महिला है कौन। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे देयर इज ए मैरिड कपल इन विच T इज ए हस्बैंड। T क्या है, हस्बैंड है, ठीक है ना। तो T जब हस्बैंड है तो भाई अब ये मैरिड कपल में ये हस्बैंड है, जिसकी कोई ना कोई एक वाइफ भी होगी, ठीक है। तो देखो T जो है, T का जेंडर क्या है प्लस और इसका रिलेशन क्या है, ये हस्बैंड है, ठीक है ना, ये हस्बैंड है अर्थात ये पति है, ठीक है। अब पत्नी कौन है, तो इसका जेंडर तो हो गया प्लस, ठीक है। गेम के बारे में अभी आगे देखो कुछ जानकारी दी गई है क्या, तो आपने कहा कि आगे लिखा हुआ है कि देयर इज ए मैरिड कपल, वो तो क्लियर हो गया, इन विच T इज ए हस्बैंड, यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन T की पत्नी कौन है अभी क्लियर नहीं है। फिर अगर देखो Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q इज द ब्रदर ऑफ R एंड Q इज नाइदर ए क्रिकेट नॉर ए टेबल टेनिस प्लेयर। अब एक चीज मुझे बताइए, 3 ही लोग तो बचे हैं, कौन कौन, Q, R और T। तो T तो हस्बैंड है और कह रहा है Q R का भाई है, Q ब्रदर ऑफ R, ठीक है ना, Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो जब Q जो है, Q का जेंडर क्या हो गया प्लस। तो आप एक चीज बताओ, एक ही तो बचा R, R का जेंडर क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगी वाइफ ऑफ T, ये हो जाएगी जो है वाइफ ऑफ T, ये क्या हो जाएगी वाइफ ऑफ T, ठीक है। Q क्या है, Q जो है Q जेंडर क्या है प्लस और ये क्या है ब्रदर ऑफ R, ये है आपका ब्रदर ऑफ R, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, 3 ही लोग हमारे पास बचे थे Q, R और T। तो T का पहले से दिया गया था, T इज हस्बैंड ऑफ T, जो कपल है उसमें से T हस्बैंड है। अब 2 लोग बचे Q और R और कह रहा Q इज द ब्रदर ऑफ R, तो फिर एक ही तो बचा R जो कि T की वाइफ हो जाएगी, क्योंकि P और S आपकी लेडीज तो, लेकिन वो आपकी जो अनमैरिड लेडीज हैं, ठीक है ना, तो उनका तो इससे वास्ता ही नहीं है, ठीक है, उनको तो पहले हम लोगों ने अलग कर लिया। तो अब R जो है वो क्या हो जाएगी वाइफ ऑफ T हो जाएगी और Q क्या है ब्रदर ऑफ R है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम गेम की बात करें
तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी महिला फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलती। एक विवाहित युगल, इसमें टी एक पति, ये भी क्लियर है। क्यू आर का भाई है और क्यू ना तो क्रिकेटर है और ना ही टेबल टेनिस प्लेयर है। तो क्यू जो है क्रिकेटर और टेबल टेनिस प्लेयर नहीं है, तो क्यू कौन सा गेम खेलेगा? फुटबॉल। कौन सा गेम खेलेगा? तो आपने कहा क्यू खेलेगा फुटबॉल। और जो महिला है वो है आपकी क्रिकेटर, वो है फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलती। तो अब देखो, जब फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेलती तो क्या खेलेगी? टेबल टेनिस। क्या खेलेगी? टेबल टेनिस। ठीक है ना, क्या खेलेगी? टेबल टेनिस। और जो टी बचा वो क्या खेलेगा? आपका क्रिकेट। वो क्या खेलेगा? क्रिकेट। क्लियर है? वो क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। तो ये टेबल पूरी हमारी बनकर तैयार हो गई। 3 गेम थे, तीनों तो क्लियर हो गए। क्यू फुटबॉल खेलेगा, आर टेबल टेनिस और टी खेलेगा क्रिकेट। ठीक है, पति कौन है? टी, पत्नी कौन है? आर। ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। ये तो आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डायग्राम बना लिया, अर्थात पजल हो गई हमारी पूरी की पूरी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला है कि हु इज द फुटबॉलर। फुटबॉलर कौन है? तो फुटबॉलर आपका क्यू है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फुटबॉलर कौन है? क्यू है। तो जब आप पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आंसर देने में टाइम नहीं लगना है। आंसर तो आप तुरंत दे देंगे, जैसे ही आप देखेंगे भाई ये होगा तुरंत आंसर आ जाएगा। बस टाइम जो लगेगा ना आपको केवल ये पजल को सॉल्व करने में लगना है। ठीक है ना, तो उसको पहले पढ़िए, पढ़ करके फिर एक एक पॉइंट को अलग करते जाइए। आसानी से आप जो है पजल को सॉल्व कर लेंगे। और पजल जब आपसे पूछी जाती है, कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पजल पर पूछा गया है। 1 to 5th तक जाना है। ठीक है ना, कहां से कहां तक? 1 to 5th तक पूछा गया है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हु इज द टेबल टेनिस प्लेयर। टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? जरा देखिए भाई, टेबल टेनिस प्लेयर कौन है? तो आर है। तो देखो यहाँ पे टेबल टेनिस प्लेयर का आ जाएगा आर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, केवल जो टाइम लगने वाला केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर तो आपको केवल आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। हु इज द क्रिकेटर। क्रिकेटर कौन है? देखो भाई, क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर है टी। टी जो है क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेटर है टी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4th और 5th क्वेश्चन है। 4th और देखिए 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई कि हु इज द वाइफ ऑफ टी। क्या पूछा गया? 4th नंबर क्वेश्चन कि हु इज द वाइफ ऑफ टी। टी की पत्नी कौन है? देखो जरा भाई, टी की पत्नी कौन है? तो टी की पत्नी जो है वाइफ ऑफ टी कौन है? आर। तो टी की पत्नी है आर, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द 3 लेडीज इन द ग्रुप आर। समूह में 3 महिलाएं हैं। बताइए भाई कौन कौन सी 3 महिलाएं हैं? तो आपने कहा कि 2 महिलाएं, एक पी है, एक आर है और एक यस है। 3 महिलाएं हैं। कौन कौन? पी, आर और एस। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? पी, आर और एस। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर भी सही आंसर होगा। पी, आर, एस, ये तीनों महिलाएं हैं। तो देखा आपने कि जो समय लगा किस में लगा? केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। आंसर देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आंसर तो जैसे आपको भाई एक बार जहां सॉल्व हो गया क्वेश्चन, फिर तो केवल टिक करते जाना है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर भी आंसर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है कि ए एंड बी आर 2 सिस्टर्स, पी इज एज फ्रेंड, एन इज पीज ब्रदर, एक्स इज एम्स बेस्ट फ्रेंड, हु इज वाइस फ्रेंड। ए और बी 2 बहनें हैं, पी ए का मित्र है, एन पी का भाई है, यक्स एम का सबसे अच्छा दोस्त है। तो वाई का मित्र कौन है? पहला दिया है कि वाई इज सिस्टर ऑफ एक्स, वाई एक्स की बहन है। दूसरा दिया है कि जेड इज वेरी क्लोज टू वन ऑफ एक्स आर वाई, जेड एक्स या वाई में से किसी एक के बहुत करीबी है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी और डी में से।
ए कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बी कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी देना है कि इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू अनदर आंसर द क्वेश्चन। और डी कब देना है कि इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेटा सफिशिएंसी टॉपिक से, ठीक है ना, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक से पूछा गया है। इसमें आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर आपको यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर दोनों स्टेटमेंट से किस में से निकलेगा। आंसर आपको ए बी सी के अकॉर्डिंग देना है। अगर केवल पहले का प्रयोग करके, जो पहला स्टेटमेंट है उसका प्रयोग करके अगर आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर निकल आता है तो आंसर आपको ए देना है। दूसरे का प्रयोग ही नहीं हुआ, केवल पहला अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, तो आंसर ए दीजिए। बी कब दीजिए, जब दूसरा अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त, उसको ए की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर बी दीजिए। अगर यहां पे देखा कि इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट, अगर दोनों का डेटा मिल करके भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आंसर सी दीजिए। और अगर दोनों का डेटा मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है तो आंसर आपको जो है डी देना है। क्लियर है, समझ में चीजें आ गई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या जानकारी दी गई है, फिर हम अपनी स्टेटमेंट पे आएंगे। हमको यहां पर यह निकालना है कि y का दोस्त कौन है, y का मित्र कौन है, ठीक है ना। तो यहां पर जरा देखें, दिया गया है कि A एंड B आर टू सिस्टर्स, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिस्टर्स कह रहा है, यहां पर भी ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तो भाई सिस्टर्स है मतलब फीमेल, फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सिंबल, माइनस का, और मेल के लिए प्लस का। क्लियर है। तो यहां पर देखो A एंड B आर टू सिस्टर्स, तो हमने यहां पे बना लिया A और यहां पे हमने बना दिया B, ठीक है। सिस्टर्स है तो फीमेल मतलब ऊपर लगा दिया हमने माइनस। क्लियर है, मेल के लिए क्या लगाएंगे प्लस, फीमेल के लिए क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब यहां पर बात है सर आपने बिल्कुल बराबर में क्यों बनाया, क्योंकि देखो जब बात आती है ब्लड रिलेशन की तो बात होती है जनरेशन की, ठीक है ना, और जनरेशन की जब बात होती है तो होती है बात जनरेशन गैप और इक्वल जनरेशन। तो जनरेशन गैप क्या है, जैसे मैं अपनी बात करूं, अब मेरे पिता जो है मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है ना, मेरे अगर किसी नीस की बात होगी, किसी नेफ्यू की बात होगी, मेरे सन की बात होगी तो वो मुझसे एक जनरेशन नीचे होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे भाई की बात हो, मेरी बहन की बात हो, अब चाहे वो मुझसे छोटी हो चाहे मुझसे बड़ी हो, लेकिन मेरे इक्वल जनरेशन की है, तो इक्वल जनरेशन को हम इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और जब जनरेशन गैप आता है तो हम उसको इस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर है। तो अब जरा देखो भाई, यहां पर ए और बी दोनों बहनें हैं, तो दोनों जो है एक ही जनरेशन की हैं, दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया माइनस, ठीक है। आगे देखो क्या है, पी ए का मित्र है, पी किसका मित्र है, ए का, पी किसका मित्र है, ए का। पी का जेंडर डिफाइन है क्या कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, मित्र है, लड़का भी मित्र हो सकता है, लड़की भी मित्र हो सकती है, ठीक है ना। तो पी ए का मित्र है, तो यहां पर देखो जब तक आपको जेंडर डिफाइन नहीं है तब तक कोई भी आपको सिंबल उसके ऊपर नहीं लगाना, ना प्लस लगाना ना माइनस लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि मैं अगर कहूं कि भाई किसी व्यक्ति के बारे में आपने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी और आपने पूछा कि उसके कितनी संतानें हैं, तो मैंने कहा उसकी 2 संतानें हैं। अब देखो बात समझ में, मैंने कहा उसकी 2 संतानें हैं, फिर आपने अगला क्वेश्चन किया कि उनके कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं, तो मैंने कहा भाई ये नहीं मुझे पता है, मुझे ये पता है कि उनकी 2 संतानें हैं, क्योंकि संतान में आपका पुत्र भी आता है, संतान में आपकी पुत्री भी आती है, दोनों संतानों में आते हैं। इसलिए जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं हो सकता, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है रिलेशन में। तो देखो पी ए का मित्र है, पी का जेंडर डिफाइन नहीं है, हमने कोई भी उसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लगाया। फिर आगे क्या कह रहा है कि एन इज पीज ब्रदर, एन पी का भाई है। इसको जरा और इधर बना लेते हैं, ठीक है ना, इसको जरा और इधर बनाते हैं। यहाँ पे हमने ए को बनाया, यहाँ पे हमने बी को बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पी को बनाया, और यहाँ पे क्या है एन इज पीज ब्रदर, तो यहाँ पे एन बनाया, यहाँ पे हमने एन के ऊपर लगा दिया प्लस,
ठीक है, क्योंकि एन के बारे में क्लियर दिया गया कि एन इज पी's ब्रदर, एन पी का भाई है, तो एन के बारे में हमें जानकारी है तो हमने एन के ऊपर प्लस लगा दिया, लेकिन पी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, इसलिए हमने उसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगाया। आगे देखो उधर क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में कि एक्स इज एम्स बेस्ट फ्रेंड, हु इज वाइस फ्रेंड। एक्स जो है एम का सबसे अच्छा दोस्त है। एक्स जो है, अब देखो यहाँ पे ए बी पी एन को छोड़ के वो एक्स पे पहुंच गया और उसने कहा कि एक्स एम का सबसे अच्छा दोस्त है। अब ये दोनों में जेंडर क्या है, एक्स का जेंडर क्या है, एम का जेंडर क्या है, मुझे नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी ना प्लस लगाया ना माइनस लगाया, क्योंकि कोई जानकारी स्टेटमेंट में दी नहीं गई और जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। रीजनिंग में कुछ मानना नहीं है, जो दिया हो वही सामने है, जो नहीं दिया उसके बारे में नहीं पता, ठीक है ना। हम यहाँ मान नहीं सकते कि नहीं ये मान लो कि ये फीमेल है या मान लो कि ये मेल है, ठीक है ना। अब जरा देखो क्या है आगे, तो इतना क्लियर है। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट पे, ठीक है। हमें निकालना है कि y का मित्र कौन है। x का मित्र तो दिया गया कि भाई x का मित्र m है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि y इज सिस्टर ऑफ x। अब देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया कि y इज सिस्टर ऑफ x, y इज सिस्टर ऑफ x और x का दोस्त कौन है, m जो है x का दोस्त है, m जो है x का दोस्त है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि m जो है y का भी दोस्त हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले से तो नहीं निकल पा रहा क्योंकि भाई y x की बहन है, लेकिन इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि m जो है y का भी मित्र होगा, क्योंकि जो m है वो x का तो मित्र है, ठीक है ना, लेकिन वह y का मित्र है, उससे दोस्ती है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप नहीं कह सकते, इसलिए पहला तो आपका गलत, पहला अकेला आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। जरा दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जेड इज वेरी क्लोज टू वन ऑफ एक्स आर वाई, जेड एक्स या वाई में से किसी एक के बहुत करीबी है। अब देखो एक चीज बताओ, उसने कहा कि जेड जो है एक्स या वाई में से किसी एक का बहुत करीबी है। किसका करीबी है क्लियर नहीं दिया गया, ठीक है ना, किसका करीबी है क्लियर नहीं दिया गया, या तो एक्स का है या तो वाई का है। अगर हम दोनों को मिला भी दें तो उसमें तो ये दिया गया फर्स्ट वाले में कि y इज द सिस्टर ऑफ x। अब भाई दूसरे में दिया गया कि जो z है वो x या y में से किसी एक के बहुत करीबी है, किसका है हमें क्लियर जानकारी नहीं है, इसलिए जो है दूसरा अकेला भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है और दोनों मिल करके भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका जो है कौन सा, ऑप्शन सी। इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों का डेटा मिल करके भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि y का मित्र तो हमें मिला ही नहीं, और अगर y का मित्र मिल जाता तो हमारा काम बन जाता। तो जब y का मित्र नहीं मिला तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कम पड़ गए आंसर देने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका जो है उसी टॉपिक से पूछा गया है, डेटा सफिशिएंसी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको आंसर देना है वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना। आपको क्लियर है ए में ए कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एलॉन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। बी कब देना है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड एलॉन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी कब देना है, इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और डी कब देना है कि इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। अब आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि अ चाइल्ड वांट टू बाय 4 टॉयज फ्रॉम ए शॉप, हिज डैड इज नॉट अलाउइंग हिम टू बाय द गन इन द शॉप एंड हैज टोल्ड हिम टू बाय एनीथिंग एल्स। ओके, द स्टॉक ऑफ डॉल्स इज नो मोर विद द शॉपकीपर, विच टॉय विल द चाइल्ड श्योरली बाय। एक बच्चा एक दुकान से 4 खिलौने खरीदना चाहता है, अच्छी बात है। उसके पिता उसे दुकान में बंदूक खरीदने की अनुमति नहीं देते, भाई बंदूक मतलब कुछ और ले लो, कहते हैं बंदूक खरीदने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उसे कुछ और खरीदने के लिए बोल रहे हैं। कहा है दुकानदार के पास गुड़ियों का स्टॉक नहीं रहा, बच्चा कौन सा खिलौना अवश्य खरीदेगा।
ठीक है ना। तो भाई देखो ऐसा है कि उसको 4 खिलौने खरीदने हैं, उसके पिता ने जो है उसको कह दिया भाई गन मत खरीदना, इसके अलावा कुछ और तुम ले लो। गुड़ियों का स्टॉक उसके पास खत्म हो चुका है। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा खिलौना वो है अवश्य खरीदेगा। पहला क्या है देखो, द बॉय इज फॉन्ड ऑफ टॉयज कार, लड़के को खिलौना कारों का शौक है। दूसरा क्या है, द टॉय कार दैट द बॉय सिलेक्टेड इन द शॉप वाज मोस्ट कॉस्टली, दुकान में लड़के ने जो खिलौना कार चुनी है वो सबसे महंगी थी। महंगी या सस्ती की बात नहीं हो रही, कौन सा उसने खरीदा बात हमें यहां पर करनी है, ठीक है ना। और हमें बताना है कि अवश्य खरीदेगा। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो भाई जो लड़का है उसको एक खिलौना अवश्य खरीदना है। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें दिया है कि उसको जो है टॉयज कार का वो बहुत शौकीन है, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम नहीं कह सकते ना कि भाई उसने खिलौना खरीदा ही खरीदा, ठीक है। अब दो चीज, बंदूक उसे खरीदनी नहीं है क्योंकि उसके पिताजी ने मना कर दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गुड़ियों का स्टॉक खत्म हो चुका है, वो आउट ऑफ स्टॉक, वो है ही नहीं स्टॉक में उसके। अब जब उसने जो है इन सब चीजों को छोड़ के तीसरी कौन सी चुनी, उसने जो है चुनी किसको, कार को। तो कार वो अब लेकर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसको एक जरूर खरीदना है तो उसने किसको चुन लिया, उसने जो है चुन लिया दुकान में लड़के ने जो खिलौना कार चुनी वो सबसे महंगी थी तो उसी को है खरीदेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड है वाला है स्टेटमेंट उसके आधार पे आपका आंसर निकला, फर्स्ट से नहीं निकलेगा। भाई शौकीन है इस आधार पे हमने कहा तो उसने खरीद लिया, ठीक है ना, इस आधार पे हम नहीं कह सकते। तो अब यहां पर जो भाई गुड़ियों का स्टॉक खत्म हो चुका, बंदूक उसको खरीदनी नहीं है, तो अब वो कौन सा खिलौना खरीदेगा, कार जरूर खरीद लेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो दूसरा है वो अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है इस क्वेश्चन का। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर होगा कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में आपसे कहा केवल समझने की बात है, समझना है क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर देखते हैं भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सीरीज से, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। किससे पूछा गया, नंबर सीरीज से। फाइंड द मिसिंग नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से। देखो भाई यहाँ पे आपको जो है एक सीरीज दी गई है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा, 41 आएगा, 45 आएगा, 48 आएगा कि 49 आएगा। तो सीरीज का मतलब होता है क्रम, ठीक है ना, अंकों का एक क्रम से चीजें चल रही हो। जैसे अगर बात करें नंबर्स की, भाई आपको पता है कि 1 का क्या आएगा, 2 के बाद आएगा आपका 3। अब आगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आगे आपको पता है कि 4 ही आएगा। तो वही चीज यहां पर भी देखना कि क्रम बनना चाहिए और क्रम से आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई आगे जो है मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप बताऊंगा कि हाँ इसकी जगह ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज आपको यहां पर देखनी है कि भाई आगे यहां पर क्या एक मेथड बन रहा है जिसके आधार पे हम क्वेश्चन मार्क देगा क्या आएगा ये आसानी से बता सके। तो जब भी सीरीज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको करना क्या है। सबसे पहला मेथड आपको लगाना है कि इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। क्या निकालिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिफरेंस से बात नहीं बनती तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। कोई एक तरीका आपका सीरीज में लगे जरूरी नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भाई हमारे पास एक नंबर है x, हमने ले लिया, x के साथ हम बहुत सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं, x² -1, x² +1, x³ +1, ठीक है ना। तो सीरीज जो है अगर आपसे क्वेश्चन जो है आपसे एक बार में बन जाए तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा उसके पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट हम जब तक भाई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बनना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग कहां से आप करेंगे, आप करेंगे जो है कहां से, माइनस से, ठीक। उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे पहले। क्लियर। जैसे हम यहां पे देखो दिया गया है आपका
5 दिया गया है, फिर आपका 9 दिया गया है, फिर आपका 15 दिया गया है, फिर 23 दिया गया है, फिर आपको 33 दिया गया है। अब आपसे आगे पूछा गया भाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब जरा देखो इनके बीच का जरा डिफरेंस निकाल लो। अच्छा आप मुझे तब 5 में कितना मैं ऐड कर दूं कि 9 हो जाए? आपने कहा 5 में 4 ऐड कर दीजिए, 9 में कितना ऐड कर दूं तो 6 ऐड कर दीजिए, 15 में कितना ऐड कर दूं तो आपने कहा 8 ऐड कर दीजिए, 23 में कितना ऐड कर दें तो 10 ऐड कर दीजिए, तो 33 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो एक सीरीज बन रही है, 4 में 2 ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 ऐड कर दो तो आपका 8 हो जाएगा, 8 में 2 ऐड कर दो तो आपका 10 हो जाएगा। अब 10 में अगर हम 2 ऐड करेंगे, 10 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो ऐड होना चाहिए कितना ऐड होना चाहिए? यहाँ पे ऐड होना चाहिए आपका प्लस का 12। कितना ऐड होना चाहिए? प्लस का 12 ऐड होना चाहिए। अब प्लस का 12 जब ऐड करोगे तो 33 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 43, 43 प्लस 2 हो जाएगा आपका 45। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45, क्वेश्चन मार्क जगह आपका 45 आ जाएगा। और जब बात हमारी डिफरेंस के आधार पे बन गई तो फिर आगे हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला जो तरीका आपको लगाना है वो डिफरेंस वाला लगाना है। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ रही है? अगर कोई सीरीज कभी 0 से स्टार्ट है, ठीक है ना, कोई सीरीज कभी 0 से स्टार्ट है तो वहां पर आप जो है, अब ये नहीं कह सकता कि हमेशा, लेकिन ज्यादातर वहां पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, स्क्वायर या क्यूब आप वहां पर एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। हाँ ये नहीं कि नहीं सर यही लगेगा, या फिर भाई वहां पे मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं लगेगा, या तो स्क्वायर क्यूब लगेगा या तो कुछ प्लस माइनस लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अगर कभी 0 से स्टार्टिंग है तो वहां पर ये आप 4 कॉन्सेप्ट प्लस या माइनस कुछ या फिर स्क्वायर और क्यूब। क्लियर है? समझ में चीजें आ रही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझते हैं भाई क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं भाई। ये भी आपका सीरीज पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चंस। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से। अब देखो सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 14, 16, 22, देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा? 24 आएगा कि 25 आएगा कि 26 आएगा कि 29 आएगा, आपको बताना है आंसर में से। तो थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है सीरीज का जो है, देखो तो सबसे पहले क्या दिया गया है? 2, ठीक है। 2 के बाद फिर क्या दिया गया है? 4। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। मैंने बताया ना आपसे, सबसे पहले क्या हम चेक कर लेते हैं? इनके बीच का डिफरेंस। अगर डिफरेंस से बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। डिफरेंस की अगर बात करें देखो तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 6 आपका 14, ठीक है। अब अगर यहां पे देखो तो 14 प्लस का 2, यहां पे लेकिन प्लस का 6 आ गया। नहीं सीरीज तो देखो यहां पे अगर ये सीरीज आपसे अगर रिपीट हुई थी तो प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 होना चाहिए, तब तो हमारी बात बन जाती कि भाई चलो यहां देखो 2 4 6 है, फिर 2 4 6 हो जाएगा, तो बात बन जाती है। लेकिन भाई 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, अब यहाँ पे 2 आ गया, फिर 6 आ गया, अब आगे हम क्या ऐड करें? क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक सीक्वेंस बनना चाहिए वही सीक्वेंस आगे भी फॉलो होना चाहिए। जैसे 2 4 6 का सीक्वेंस बना था, आगे 2 था, यहाँ पे अगर 4 होता आगे आप तुरंत कहते हैं यहाँ पे 6 होगा। तो अब जरा कुछ और सोचते हैं, और क्या देखो यहाँ पर हो सकता है। अगर हम बात करें और क्या यहाँ पे हम तरीका लगा सकते हैं, स्क्वायर की अगर हम बात करें तो भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 तो है, लेकिन 4 का स्क्वायर फिर 16 है, तो वो काफी दूर है उससे, उस सीक्वेंस में नहीं आएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब, लेकिन 14 22 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब अगर आगे हम बात करें देखो और क्या कर सकते हैं जरा। अब देखो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझा रहा हूं। पहले हमने इसमें क्या लगाया? प्लस माइनस लगाया, बात नहीं बनी, क्योंकि डिफरेंस जो है आगे रिपीट नहीं हो रहा था, और सीरीज में जो है आगे एक ही कॉन्सेप्ट चलना चाहिए, ताकि आपको बताना ना पड़े ना कि भाई आगे क्या प्लस होगा, तुरंत दिमाग में आ कि हाँ सर यहाँ पर यही होगा। अब जरा कुछ और अगर कॉन्सेप्ट सोचे हम, तो यहाँ पर देखो हम कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल 4 है, आपने कहा बिल्कुल।
2 का मल्टीपल 8 है, आपने कहा बिल्कुल भाई 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीपल आपका 14 है, आपने कहा बिल्कुल। 2 का मल्टीपल आपका 16 है, आपने कहा बिल्कुल। 2 का मल्टीपल 22 है, आपने कहा बिल्कुल। अब देखो यहां पर भी जो आपका 2 का मल्टीपल होगा वही तो आपका यहां पे आंसर होगा। दिमाग में बात आती है सर 2 मल्टीपल हैं 2 के, एक तो आपका B और D तो आंसर हो नहीं सकते। A भी है 24 और C भी है 26। भाई A भी 24 भी 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो है 26 भी 2 का मल्टीपल 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें कौन सा लें, तो आप जरा फिर एक चीज देखिए, इनमें जो है जैसे 2 का मल्टीपल ये सारे की बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम 24 की बात करें तो 24 आपका 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है ना। 24 2 का भी है और 3 का भी है, लेकिन यहां पर देखो जो केवल 2 की बात हो रही है, बाकी यहां कहीं भी देखो 3 आया कि 4 है, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, 8 2 3 का मल्टीपल नहीं है, 14 3 का मल्टीपल नहीं है, 16 3 का मल्टीपल नहीं है, 22 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम तो इसलिए जो है यहाँ पे हम 24 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे C को, हम लेंगे यहाँ पे C को, क्योंकि 2 इंटू हो जाएगा आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन C आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। केवल 2 का मल्टीपल, ठीक है ना, वहां पे जैसे भाई 24 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 3 का भी है, ठीक है ना। और यहां पर देखो कहीं भी क्या 3 आया क्या, नहीं, हर जगह आपका क्या आया 2 आया, तो 2 के साथ केवल एक ही जाएगा आपका 26। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो 26 आ जाएगा, 24 आपका सही आंसर नहीं होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, किससे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। तो जो पजल थी वो भी ब्लड रिलेशन हमने सॉल्व की थी, और एक क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया। तो ब्लड रिलेशन की जैसे बात आती है, आपकी बात होती है जेंडर की, ठीक है ना। मैंने आपको शुरुआत बताया कि भाई जब तक ब्लड रिलेशन में जेंडर डिफाइन नहीं होता तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होता। बाकी आपको क्लियर है कि अगर जेंडर आपको ये क्लियर है कि ये मेल है तो आप क्या लगाएंगे उसके लिए प्लस, और अगर आपको पता है कि ये फीमेल है तो क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही लोगों के बीच रिलेशन है, मेल और फीमेल, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर हम बात करें तो रिलेशन की, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि हम यहां पर बात करते हैं जनरेशन की, अर्थात पीढ़ी, ठीक है ना, जनरेशन। तो एक तो है आपका इक्वल जनरेशन, एक तो है आपका इक्वल जनरेशन समान पीढ़ी, और एक है जनरेशन गैप। तो इक्वल जनरेशन को हम दर्शाते हैं इस लाइन से, ठीक है ना, और जनरेशन गैप को हम दर्शाते हैं इस प्रकार की लाइन से, ठीक है ना। जनरेशन गैप क्या होता है, इक्वल जनरेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर से मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। जैसे आप हैं, आपका जब भाई है, आपकी जो बहन है, चाहे आपसे वो छोटे हों चाहे वो आपसे बड़े हों, आपके बराबर में बैठेंगे, क्योंकि वो आपके इक्वल जनरेशन के हैं। लेकिन आपके पिता हैं, आपसे एक जनरेशन ऊपर के हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, वो आपके पिता की भी एक जनरेशन ऊपर के हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं अपने ग्रैंडफादर को कैसे बनाऊंगा डायग्राम में, तो ये मैं हो गया, ये मैं हो गया, ठीक है ना, ये मेरे फादर हो गए, और ये मेरे फादर के फादर हैं, ये मेरे फादर के फादर हैं, ये है मेरे ग्रैंडफादर। तो इस प्रकार से मैं ग्रैंडफादर को बनाऊंगा, ठीक है ना। ये मैं हो गया, ये मेरे फादर हो गए, मेरे फादर के फादर। तो ये आपका जो है जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप है। लेकिन अगर मेरे भाई की बात हो जाए, अगर मेरे भाई की बात हो जाए तो इस प्रकार से मैं डायग्राम में बनाऊंगा। अगर मेरी सिस्टर की बात हो तो इस प्रकार से बनाऊंगा। मेरी वाइफ भी मेरे बगल में बैठेगी, क्लियर है। तो ये होता है समान जनरेशन, और ये होता है आपका जनरेशन गैप। अब जैसे अगर मेरे पुत्र की बात हो तो मुझसे एक जनरेशन नीचे आएगा, मैं उसको नीचे की तरफ बनाऊंगा, क्लियर है, समझ में चीजें आ रही हैं। तो ये आपका जो है इस प्रकार से जनरेशन इक्वल और जनरेशन गैप इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये चीज क्लियर है। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि ब्लड रिलेशन में एक ही रिलेशन ऐसा है
जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन हो जाए तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, और वह रिलेशन है आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन में केवल एक ही रिलेशन ऐसा है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन होता था। जैसे अगर मैं कह दूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब देखो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को किस प्रकार से हम बनाएंगे, यहां पे हमने ए बनाया, डबल लाइन के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। तो इसमें कहा गया कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ए के ऊपर हमने क्या लगाया भाई, प्लस। हस्बैंड मतलब हो गया आपका पुरुष, पुरुष मतलब हमने उसमें लगा दिया प्लस। तो आप तुरंत कह देंगे बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी इज द वाइफ ऑफ ए। तो इसीलिए जो है केवल हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है। अब जरा यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अमर इज द सन ऑफ मोहन एंड मोहन इज द सन ऑफ सोहन, देन हाउ इज सोहन रिलेटेड टू अमर। यदि अमर मोहन का पुत्र है और मोहन सोहन का पुत्र है तो सोहन अमर से किस प्रकार संबंधित है। फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखो यहां पर इसका डायग्राम बना लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। अगर क्वेश्चन पढ़ करके आप आंसर नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर देखो कह रहा है कि यदि अमर मोहन का पुत्र, अमर किसका पुत्र है, मोहन का, और मोहन किसका पुत्र है, सोहन का। तो यहां पे हमने बना दिया अमर, ये है अमर। ठीक है ना, अमर किसका पुत्र है, तो भाई आपने कहा अमर पुत्र है मोहन का। ठीक है ना, तो मोहन को हमने ऊपर बनाया, यहाँ पे किसको बना दिया, ये हो गया मोहन। ठीक है ना, तो अमर पुत्र है किसके, मोहन के, और मोहन पुत्र किसके हैं, मोहन पुत्र हैं किसके, तो आपने कहा मोहन पुत्र हैं सोहन के, मोहन पुत्र है सोहन के। मोहन किसके पुत्र है, सोहन के पुत्र है। ठीक है ना, तो अब देखो अमर जो है, अमर के पिता कौन है, मोहन, और मोहन के पिता कौन है, सोहन। तो सोहन अमर के क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर लगेंगे, पिता के पिता। जैसे मैं हूं, मैं अमर हूं, मेरे पिता जो है, मेरे पिता के पिता मेरे क्या लगेंगे भाई, मेरे पिता कौन है, मोहन, और मोहन अर्थात मेरे पिता हो गए, उनके पिता कौन है, सोहन। तो सोहन जो है मेरे क्या लगेंगे, तो सोहन का मुझसे जो रिलेशन है वो ग्रैंडफादर का रिलेशन है। किसका है, ग्रैंडफादर, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं अर्थात मेरे दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं अर्थात मेरे दादा हैं। तो आंसर आपका जो है बी आपका सही आंसर होगा, ग्रैंडफादर का रिलेशन है। ठीक है ना, तो एक चीज ये भी ध्यान रखना, जहां से रिलेशन पूछा जाता है उसी का आंसर आपको देना है। तो यहां पे पूछा गया सोहन का अमर से क्या रिलेशन है, देन हाउ इज सोहन रिलेटेड टू अमर। अगर अमर का पूछा जाता सोहन से तो अमर जो है सोहन का क्या लगता, ग्रैंड सन लगता। ठीक है ना, ग्रैंड सन लगता। तो यहां पे सोहन का पूछा गया तो आंसर आ जाएगा आपका ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से पूछा गया भाई, ये भी आपका जो है ब्लड रिलेशन से ही पूछा गया है, सिंबल वाइज क्वेश्चनों से। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिंबल का एक मतलब दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, फिर आपको उसी सिंबल के आधार पे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल का मीन्स क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि इफ ए एट द रेट बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, a multiply b means a is father of b and a minus b means a is brother of b, then m is uncle of p will be denoted by। अब देखो यहाँ पे आपको a b c d में ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि m p का अंकल है। यदि a एट द रेट b का अर्थ है a b की बहन है, a गुणा b का अर्थ है a b का पिता है, और a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है। तो एम पी का अंकल है, ये किसका अर्थ होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आपका ये बताएगा कि भाई एम पी का अंकल है। तो अब दो चीजें पहले क्लियर कर लो, एम पी का अंकल है मतलब एम जो है पी के पिता का भाई होगा तभी तो अंकल लगेगा। ठीक है ना, अगर भाई नहीं हो तो अंकल नहीं लगेगा। तो दो चीजें क्लियर हो गई,
एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि m का जेंडर, m का जो जेंडर है, m का जो जेंडर है वो होना चाहिए मेल, m का जो जेंडर है वो होना चाहिए मेल, और जो m है वह p के पिता का भाई होगा, तभी ये आंसर आपका निकल पाएगा। अब जरा आ जाओ अपने ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन को जरा चेक करो। अब देखो एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी की बहन है। अब देखो यहां ए बी दिया गया है सर, यहां एम के दिया गया है, तो हम यहां पर कैसे पता करेंगे? तो भाई जिस प्रकार से यहां ए और बी दिया गया है उसी प्रकार से आप भी यहां मान लो, पहले पर्सन को ए फिर बी फिर ए फिर बी। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? जिस प्रकार से ए बी दिया उस प्रकार से आपको यहां मानना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, फिर इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। तो अब देखो क्या क्या एट द रेट का अर्थ क्या है, एम ए बी की बहन है। तो अब जल्दी कैसे आप कर सकते हैं, जरा उसको समझो। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ए की बात करूं, तो देखो क्या हो जाएगा, एम इज सिस्टर ऑफ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एट द रेट का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, ए कौन हो गया एम, बी कौन हो गया आपका के, तो एम के की बहन हो गई ना। और हमें एम का जेंडर क्या चाहिए, मेल, तो पहला तो गलत है, पहला गलत है, क्योंकि एम का जेंडर क्या हो गया माइनस, एम का जेंडर क्या हो गया माइनस, और हमें चाहिए एम का जेंडर प्लस, तो पहला तो यहीं से गलत। दूसरा जरा चेक करो, k माइनस पी एट द रेट एम। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा, p का जेंडर डिफाइन हो चाहे ना हो, लेकिन m का जेंडर हमें 100% डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे यहां पे हमने देखा, केवल अभी हमने किसको चेक किया, m को, केवल हमने m को चेक किया b में, तो b में देखो m का जेंडर क्या आएगा, तो आपने कहा p एट द रेट m, p एट द रेट m। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। देखो ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का, तो उसने कहा कि ए बी की बहन है, तो p m की बहन है, p सिस्टर ऑफ m, p सिस्टर ऑफ m, ये तो आपने बना दिया, लेकिन m जो है p का भाई है कि p की बहन है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो फिर हम अपने से तो कुछ डिफाइन कर नहीं सकते, इसलिए दूसरा भी आंसर आपका नहीं होगा। अब जरा बात कर लेते हैं सी की, अब जरा बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की। देखो यहां पे दिया है m माइनस के, माइनस का अर्थ क्या, जरा देखो भाई, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखो m जो है k का भाई है, हो सकता है भाई यहां से काम हमारा बन जाए, तो यहां पे हमने बनाया कि m k का भाई है तो प्लस लगाया, यहां पे k लिखा। अब यहां पे अगर k p का पिता हो जाए तो फिर m जो है p का अंकल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है कि a मल्टीप्लाई b का अर्थ है कि a b का पिता, तो देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो k जो है वह पिता है किसका, p का, तो आंसर आपका यहां से निकल आया, आंसर यहां से निकल आया भाई। देखो m k का भाई है, k p का पिता है, तो m जो है वह p का क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी से आपका आंसर निकल आया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जब सी से निकल आया तो आपको डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट m के जेंडर की बात कर लेते तो यहाँ पे m का जेंडर प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। लास्ट वाले चेक करें अगर, तो देखो m मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है तो m k का पिता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी m का जेंडर प्लस था, तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि m का जेंडर को डिफाइन करना है, ठीक है ना, कि m का जेंडर प्लस कहाँ कहाँ आ रहा है, फिर केवल उन्हीं दो ऑप्शन को चेक कर लेना है, ठीक है ना। यही इसका सबसे शॉर्टकट तरीका होता है इन क्वेश्चनों को करने का, क्योंकि अगर आप हर एक को पूरा का पूरा डायग्राम बना के चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है, तो उसका एक सबसे आसान तरीका कि पहले जेंडर डिफाइन कर लो, क्लियर है। जिसमें जिसमें जेंडर आपको जो चाहिए वो डिफाइन हो जाता है, फिर उन ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर डिस्कस करते हैं भाई, क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे, सिलोगिज्म से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिलोगिज्म से, अर्थात न्याय निगमन से। न्याय निगमन, इसको जो है हम कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं, न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं, सिलोगिज्म भी कहते हैं। न्याय निगमन का मतलब क्या है कि भाई जो न्याय होना चाहिए वो 100% सत्य होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो कथन कहेगा वो 100% आपको सही मानना है, उसमें कोई भी बहसबाजी नहीं करनी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कोई उसके साथ आर्गुमेंट नहीं, नो आर्गुमेंट। स्टेटमेंट ने जो कहा वो 100% सत्य, ठीक है, क्लियर है। आंसर आपको देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग, ठीक है।
हो सकता है कि एग्जाम में इसका पैटर्न अलग से आ जाए, लेकिन ये इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि ए की जगह आपका डी वाला लिखा हो, डी की जगह आपका सी वाला लिखा हो, ये हो सकता है, लेकिन आंसर वहां पर भी जो है इसी प्रकार से आपका लिख के आएगा, ए बी सी डी में ही आपको आंसर इसका देना है। क्लियर। अब देखो अगर मैं सिलोगिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहां पे डायग्राम किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो आपके 3 वर्ड सिलोगिज्म में मेन होते हैं, एक सम, एक आपका ऑल और एक आपका नो एनी, ठीक है ना, नो एनी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे स्टेटमेंट के थ्रू आपको डायग्राम बताऊं, जैसे कह दिया जाए कि सम ई आर एफ, तो इसका डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, ये हो गया ई का सर्कल, ये हो गया एफ का सर्कल, ये सम के लिए डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट ले लें कि ऑल ई आर एफ, देखो ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ, ऑल ई आर एफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अगर यही स्टेटमेंट कह दिया जाए आपसे कि नो ई आर एफ, तो ये डायग्राम बनेगा, ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना, ठीक है। सम के लिए ये डायग्राम बनेगा, ऑल के लिए ये बनेगा और नो एनी के लिए ये बनेगा। क्लियर। अब जरा आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। देखिए स्टेटमेंट में जो कहा जाएगा वो 100% आपको सत्य मानना है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल्स, सभी भारतीय बुद्धिजीवी हैं। दूसरा कह रहा है कि सम इंटेलेक्चुअल्स आर फूल्स, कुछ बुद्धिजीवी मूर्ख हैं। निष्कर्ष कह रहा है पहला कि सम इंडियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, कुछ भारतीय बुद्धिजीवी नहीं हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर इंडियंस, सभी बुद्धिजीवी भारतीय हैं। अब आपको बताना है कि इसमें ए बी सी डी में ई में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। देखो ए कब देना है कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो आपको ए आंसर देना है। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, तो आंसर बी देना है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो आंसर सी देना है। और इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, तो आंसर डी देना है। और इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, तो आंसर आपको ई देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। तो पहला कह रहा है कि ऑल इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल्स, तो देखो सभी भारतीय बुद्धिजीवी हैं, तो आपने यहाँ पे बना दिया ये सर्कल इंडियन का, ये सर्कल आपने बना दिया इंडियन का। ऑल इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, तो ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवी का। ये सर्कल हो गया आपका जो है इंटेलेक्चुअल्स का अर्थात बुद्धिजीवी का, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम इंटेलेक्चुअल्स आर फूल्स, कुछ बुद्धिजीवी आपके मूर्ख हैं। तो यहां पर देखो, अब देखो कुछ की बात हो रही है किसके साथ में, इंटेलेक्चुअल्स के साथ में, तो फूल्स का सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा फूल्स का सर्कल, ठीक है ना। अब देखो एक बात और ध्यान देना, जितनी जानकारी आपको है, जो जानकारी है, जो आपसे बताया गया है, उसी के आधार पे आपको आंसर देना। आपको अपने से कुछ भी नहीं मानना। भाई उसने बताया कि कुछ बुद्धिजीवी मूर्ख हैं। अब एक चीज देखो, जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें क्या इंडियन और फूल्स का कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। इंडियन और फूल्स का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो इनके बारे में हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हो सकता है लेकिन 100% हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। और यहां बात हो रही है 100% की, यहां 100% के साथ जाना है, 50% का यहां कोई चांस नहीं। हाँ अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर वो 50% के साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। तो जितनी जानकारी आपको दी जाती है उतनी जानकारी के आधार पे आपको आंसर, जो आपको पता है 100%, तो आपको यहाँ पता कि नहीं यार ये तो है, तो फिर आपको उसको 100% देना है। जो आपको लगता है कि नहीं यार ये हो सकता है, वो आपको वहां पर, अगर पॉसिबिलिटी पूछा जाता है तब तो ठीक है, अगर 100% के साथ जाना है तो गलत है, ठीक है। जैसे अब देखिए हम आते हैं निष्कर्ष में। पहला क्या कह रहा है कि सम इंडियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, कुछ भारतीय बुद्धिजीवी नहीं है, कुछ भारतीय बुद्धिजीवी नहीं है। अब एक चीज जरा समझो,
उसने कहा कि ऑल इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल्स, सभी भारतीय बुद्धिजीवी हैं। तो कुछ भारतीय बुद्धिजीवी नहीं हैं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहले बता दिया स्टेटमेंट कि नहीं भैया बता दे रहा हूं सभी भारतीय बुद्धिजीवी हैं। तो फिर ये जो आपका निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ भारतीय बुद्धिजीवी नहीं हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो पहला तो आपका गलत है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर इंडियंस। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब इस प्रकार से डायग्राम आपका बनता है और आप अगर इंडियन से इंटेलेक्चुअल्स की तरफ जाते हैं, अर्थात अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है। मतलब अगर मैं कह दूं कि सम इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल्स तो भी सही होगा और ऑल इंडियंस आर इंटेलेक्चुअल्स तो भी सही होगा। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। जैसे कह दिया जाए कि सम इंटेलेक्चुअल्स आर इंडियन, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर इंडियन, ये गलत है। तो यहां पर जो है आपका दूसरा क्या है, गलत है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, दोनों के दोनों जो है अनुसरण नहीं करते, ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर देखते हैं भाई क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपसे सिलोगिज्म से पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम को बनाना। डायग्राम के बाद फिर हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो देखिए बात क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है कि सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, कुछ छात्र मेहनती हैं, और नो हार्ड वर्किंग इज इंटेलिजेंट, कोई मेहनती बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष से पहला कि स्टूडेंट हु आर नॉट हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, जो छात्र परिश्रमी नहीं हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। दूसरा कह रहा है कि नो इंटेलिजेंट इज हार्ड वर्किंग, कोई बुद्धिमान मेहनती नहीं है। अब जो आंसर आपको देना है वो ए बी सी डी और ई के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। ए कब देना है, जब केवल पहला अनुसरण करता है। बी कब देना है, जब केवल दूसरा अनुसरण करता है। अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर सी देना है, दोनों नहीं करते तो आंसर आपको डी देना है, और अगर या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता तो आंसर आपको ई देना है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। देखिए स्टेटमेंट आपका जो है कि सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो कैसे बनेंगे सम के लिए, इस प्रकार से सम स्टूडेंट, ये सर्कल हो गया स्टूडेंट का, सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, तो ये सर्कल हो गया स्टूडेंट का, सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, ये हो गया हार्ड वर्किंग का, ठीक है ना, हार्ड वर्किंग। फिर आगे दूसरा क्या कह रहा है कि नो हार्ड वर्किंग इज इंटेलिजेंट, कोई मेहनती बुद्धिमान नहीं है। तो यहां पर देखो इंटेलिजेंट यहां पर आएगा, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो कोई भी जो है, कोई भी मेहनती बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से डायग्राम बनके हमारा तैयार हो गया। तो अब देखो भाई, कोई भी मेहनती इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट का मेहनती से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, हो भी नहीं सकता, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ने साफ ना कर दिया भाई इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। लेकिन इंटेलिजेंट का स्टूडेंट से रिलेशन हो सकता है लेकिन है नहीं। तो जितनी जानकारी हमें है, ठीक है ना, उसी के आधार पे आपको आंसर देना है। यहां कुछ भी मानना नहीं है, जो मानेंगे वो सब पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है, स्टूडेंट हु आर नॉट हार्ड वर्किंग आर नॉट इंटेलिजेंट, जो छात्र परिश्रमी नहीं है वे बुद्धिमान नहीं है। अब देखो यहां पर हमको केवल इतना बताया गया कि सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, कुछ छात्र परिश्रमी हैं। अब कुछ छात्र परिश्रमी हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। भाई जो स्टेटमेंट, जितनी जानकारी आपसे बताई गई, आप केवल उसी को, भाई वही तो आपको पता है ना, यहां कुछ भी आप अपने से नहीं मान सकते। तो यहां पे तो केवल ही बताया गया कि सम स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग। अब अगर मैं कहूं कि सम स्टूडेंट आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो आप कहेंगे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पहला जो है वो आपका गलत।
पहला आपका क्या है, पहला आपका जो कंक्लूजन है वो गलत है, पहला कंक्लूजन आपका गलत है। दूसरा जरा देखते हैं कि नो इंटेलिजेंट इज हार्ड वर्किंग, कोई बुद्धिमान मेहनती नहीं, ये सही है, ये तो 100% सही है। कोई मेहनती बुद्धिमान नहीं है तो कोई बुद्धिमान मेहनती नहीं है, तो नो इंटेलिजेंट इज हार्ड वर्किंग ये आपका 100% सही है। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका हो जाएगा बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है सिलोगिज्म से ही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, कथन और निष्कर्ष से पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम को बनाना। तो स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि सम कैट्स आर रैट्स, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ऑल बैट्स आर रैट्स, सभी चमगादड़ चूहे हैं। तो आपका पहला निष्कर्ष है सम रैट्स आर बैट्स, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। दूसरा है कैट्स विच आर नॉट रैट्स आर बैट्स, बिल्लियां जो चूहे नहीं हैं वे चमगादड़ हैं। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते, देखो क्या है, सम कैट्स आर रैट्स, तो आपने बनाया भाई ये हो गया कैट, सम कैट आर रैट्स, तो ये हो गया आपका रैट। और यहाँ पे दिया गया है आपका जो है ऑल बैट्स आर रैट, देखो भैया जो बैट का सर्कल है वो रैट के अंतर्गत बनेगा, ये हो गया बैट। लेकिन बैट का कैट से कोई रिलेशन आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है ना, हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दिया नहीं गया। अब जरा आ जाओ पहले वाले में, निष्कर्ष में आ जाओ, सम रैट्स आर बैट्स, बिल्कुल सही है। देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका रैट है वो बड़ा सर्कल है, बैट छोटा सर्कल है। तो जब आप जो है बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपका सम सही होता है लेकिन ऑल गलत होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अगर आप जो है बाहर से, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है। मतलब सम बैट आर रैट ये भी सही होगा, ऑल बैट आर रैट ये भी सही है, लेकिन ऑल रैट आर बैट गलत है, सम रैट आर बैट सही है। तो पहला तो आपका 100% सही है, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। दूसरा कह रहा है कि कैट विच आर नॉट रैट आर बैट, बिल्लियां जो चूहे नहीं हैं वे चमगादड़ हैं। अब देखो फिर वही बात आती है, कि भाई हमको तो इतना पता है कि सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, कुछ चूहे बिल्ली हैं। अब कुछ चूहे बिल्ली हैं कि नहीं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो फिर दूसरा आपका क्या है, गलत, ठीक है ना, क्योंकि जो जानकारी है उसी के आधार पे हमें निष्कर्ष देना है। और हमें केवल इतनी जानकारी दी गई स्टेटमेंट की सम रैट आर कैट, सम कैट आर रैट, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ठीक है ना, कुछ हैं कि नहीं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। तो दूसरा गलत, पहला सही, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।